हेलो शैलजा, अ वेरी वार्म वेलकम टू अन अकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अन अकेडमी पर। सो फर्स्टली आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे जो आपने आपको आई थिंक इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी मिल गया है आईआईएससी में, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। सो क्या कहना है आपका, एक बार अपने बारे में हमारे लर्नर्स को बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। और मैं तो पहले यही बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो मैंने बीएससी वो एज मैं एमपी से हूँ। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन यही एमपी में इंदौर से की है, होलकर साइंस कॉलेज से। एंड उसके बाद मैंने लाइक मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ था 2021 में। उसके बाद मैंने लाइक जॉब वगैरह की थी तो मेरा गैप आया था बीच में। एंड उसके उसके बाद मैं प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी अपनी लास्ट ईयर अगस्त से। अन अकेडमी के साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एंड इसके बाद मैंने टीआईएफआर एग्जाम अटेम्प्ट किया था, देन मैंने जैम अटेम्प्ट किया था, मैंने गेट एक्सेल अटेम्प्ट किया था। एंड उसके बाद मैंने सीयूटी में 3 एग्जाम्स अटेम्प्ट किए थे, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड लाइफ साइंस। एंड उसके बाद एट लास्ट मैंने गेट बी का अटेम्प्ट किया था। तो ओवरऑल मैंने इतने सारे एग्जाम्स किए थे। एंड फॉर आईएससी मुझे मेरे जैम के थ्रू एडमिशन मिला है, जिसमें मेरी रैंक आई थी 187 एंड मार्क्स आए थे 66.67। ओके। एंड आपकी कैटेगरी ओबीसी है ना? यस, मेरी कैटेगरी ओबीसी है। एंड आपने गेट बी का नहीं बताया। हाँ, गेट भी मैंने एग्जाम दिया था, उससे मेरे मार्क्स आए थे 170.5 एंड मेरी ओबीसी रैंक आई थी 10। हाँ, मतलब जो एक इतनी अच्छी रैंक आई है वही हम बताना भूल गए, है ना? मतलब बाकी सब कुछ बता दिया, लास्ट में फाइनल जो ये आया है, इतना अच्छा रैंक आना मतलब ए 10 आना हाँ, बहुत बड़ी बात है। और उसी को हम भूल जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। एनीवेज, इतने सो इतने सारे एग्जाम्स दो तो हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आपने लास्ट ईयर अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, राइट? अन अकेडमी पे आपने हाँ, ज्वाइन किया, यहाँ से ही आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। हाँ, सो हाँ, शैलजा, मतलब आपके अकॉर्डिंग एटलीस्ट इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी जाके हम जैम जो है, जैम बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इस बार जैसा कि हमने देखा कि कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई गया, तो लेवल कम होने की हाँ। मतलब कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही साल दर साल। तो आपको क्या लगता है कि एटलीस्ट इतना टाइम तो देना ही चाहिए आपके प्रिपरेशन को? मतलब कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ये तो एक तो प्रिपरेशन डिपेंड करता है हमारा बैचलर्स पे कि हमने बैचलर्स में कितना अच्छा पढ़ा है। अगर हमने बैचलर्स में ऐसा पढ़ा है कि हमारे बेसिक्स क्लियर हैं, तो हम जैसे मैंने स्टार्ट किया था अगस्त से, तो सेम हम अगस्त से प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करते हैं और लाइक चाहे इनिशियल ऑगस्ट जब से। हम नोट हाँ, नोट्स नोट्स बनाते हैं एंड इनिशियल टाइम पे हम लाइक ऐसे 6 to 7 आवर्स अगर नोट्स बनाने में लाइक इनिशियल टाइम पे दे रहे हैं टाइम, तो आराम से हो जाएगा। बट अगर हमने बैचलर्स में इतना हमारा क्लियर नहीं है और हमारा लाइक इतना बेसिक थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं इसके लिए बोलूंगी कि लाइक अप्रैल और या फिर अप्रैल मई से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उसको हमको पढ़ने में टाइम लगता है, उसको हमको 2-3 बार समझने में। लाइक हम लेक्चर्स भी देखते हैं तो उनकी अगर रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो उसमें भी हमको लाइक 2-3 बार लेक्चर्स को देखने पड़ते हैं, तो हमको वो सारा टाइम लेके देखना पड़ता है। बट अगर पहले से है तो अगर हम लेट भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा, अगर बेसिक्स क्लियर है तो। बट जैसा कि आप बोल रहे हो कि मैम 6-7 आवर्स हम दिन के देंगे, बट वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर लाइक यू हैव डन विद योर बैचलर्स, आपका अब आपने ड्रॉप लिया है, तब आप इतना टाइम आई थिंक दे हाँ, सकते हैं। अगर आप अपना आपका बीएससी चल रहा है तो मैक्सिमम आप 4-5 घंटे मैक्स टू मैक्स आप पूरे दिन में निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक उस केस में तो थोड़ा सा आपको, अगर पहले से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आई थिंक ठीक रहेगा। हाँ, वो चीज भी है। बट एक हम ये चीज भी देख सकते हैं कि अगर हम बैचलर साथ में करते हैं ना, तो हमारा उधर भी बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, तो हम वो चीज भी साथ में पढ़ते न रहते हैं ना, तो हमारे कुछ नोट्स उधर से भी होते हैं, तो हमको नोट्स भी उसकी ज्यादा बनाने पड़ते हैं। मेरे लिए तो ऐसा था कि मुझे लाइक बेसिक शुरू से सारे नोट्स बनाने हैं, जीरो से स्टार्ट करना है। बस मेरे जो बेसिक्स क्लियर थे, जो माइंड में है, बस उतना ही था, ऐसे कुछ लिखा हुआ नोट्स वैसा कुछ नहीं था, तो वो टाइम लेके मैंने बताया। बट अगर नोट्स थोड़े बहुत बने हुए हैं, वो सारी चीजें, तो इतना ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, आराम से 4 to 5 आवर्स में भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। वही है, बट कि कॉलेज में क्या होता है ना कि जब हमारे कॉलेज भी चल रहे होते हैं तो कई बार बीच में असाइनमेंट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो ब्रेक हो जाती है।
तो इसीलिए एडवाइजेबल यही रहता है कि आप मतलब आराम से 4-6 महीने का टाइम लें जिसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, और 2 महीने आप आराम से अपने पास टाइम रखें फॉर रिविजन। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो हाँ, चीज कॉलेज के साथ साथ बेटर रहेगा। और अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके पास फिर तो टाइम ही टाइम है, आप चाहे पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, पढ़ते ही रहो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट राइट। इतना बट इतना कोई पढ़ता नहीं है, प्रैक्टिकल इतना कोई नहीं पढ़ पाता। हाँ, मतलब नहीं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बट हाँ, ऑब्वियसली आप लोग की एज में अभी थोड़ा सा ऐसा रहता है बच्चों को कि हाँ सारी चीजें करनी है, पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्लास भी कर रहे हैं, ठीक है, और चीजें भी कर लेते हैं, वो वाली चीज भी रहती है। हाँ, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो है, मतलब इतना टाइम आपको देना चाहिए। अगर बीइंग अ ड्रॉपर आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स देने देने चाहिए। एंड अगर आप जुलाई अगस्त से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप आराम से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपने शैलजा क्योंकि मैंने रिवीजन भी के लिए कितना टाइम दिया था? मतलब रिवीजन आपने कब से करना स्टार्ट कर दिया था? रिवीजन मैं बोलूंगी कि जैसे हमारा टीएफआर का एग्जाम दिसंबर में होता है, 10 या आई थिंक 10-11 दिसंबर को हुआ था। तो मैं ये बोलूंगी कि मैंने नवंबर तक अपना पूरा सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। एंड हम्म। फिर मिड नवंबर से मैंने टीएफआर के लिए रिवीजन स्टार्ट किया था, एंड टीएफआर देने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही किया है। जैम, गेट्सबी, सीयूटी सब सबके लिए सिर्फ रिवीजन ही दिया है। तो लाइक नवंबर या फिर मिड नवंबर में सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी मतलब यही चीज है कि नवंबर तक एटलीस्ट करोगे, तब जैम के लिए भी यू नीड लाइक 2 मंथ्स, आपको 2 महीना चाहिए चाहिए रिवीजन के लिए। हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ बायोटेक रिवाइज नहीं करना है, आपको अदर जो 3 सब्जेक्ट है वो भी रिवाइज करने हैं, राइट। सो हाँ, उसके लिए भी वो मेन तो सब्जेक्ट वही है, क्योंकि सिर्फ बायो से जैम में रैंक नहीं आने वाली। क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, बट अगर रैंक अच्छी लानी है, टॉप इंस्टीट्यूट चाहिए, जैसे आईएससी अच्छी रैंक चाहिए, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो शैलजा, आपने जो पीसीएम है उसको कैसे मैनेज किया साथ साथ? मतलब जैसे बच्चे होते हैं बायो बायो करते रह जाते हैं, पीसीएम को ध्यान ही नहीं देते, तो मतलब आपने उसको कैसे मैनेज किया? पर पीसीएम मैं ये बोलूंगी कि ऐसा पीसीएम को हमको, जैसे बायोलॉजी में हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, पर पीसीएम के साथ ये हमारे साथ बेनिफिट हो जाता है कि उसमें ऐसा बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी है, उसमें कुछ लिमिटेड चीजें ही पढ़नी है, और कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही हैं जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको हम क्लियर कर ले, उनको वो कर ले। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब का ऐसा है कि तुमको बार बार उस चीज को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जो कि बायो के साथ होता है। एक बार पढ़ लिया, सिर्फ क्वेश्चन उसके बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो चीजें हो जाएंगी। सो ये चीज में प्लस प्रॉफिट रहता है कि अगर दिन का 1 घंटा भी देते हो इन सब्जेक्ट्स को, लाइक 1 आवर ईच मतलब देते हो, तो बहुत ज्यादा होता है वो भी। लाइक ऐसा जरूरी नहीं कि तुम 1 आवर डेली दो इन सब्जेक्ट्स के लिए। और अगर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। ओके, सो मतलब जैसे थ्रू आउट प्रिपरेशन, जैसे कई बच्चे होते हैं वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करते हैं, मतलब रिवीजन के लिए उनको ऐसा नहीं होता कि उनके पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सिलेबस वो करना। मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि मैं तो ऐसा करती थी, लाइक ऐसा मैं जैसे ऐसा मेरा तो ड्रॉपर था, तो मैं उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मेरा ऐसा होता था कि लाइक दिन में हमारे पास कुछ ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम हमारा बिल्कुल भी पढ़ने का लाइक ऐसा माइंड बहुत ज्यादा काम नहीं करता है कि एकदम पढ़ने के लिए फोकस होके, तो उस टाइम पे मैं मोस्टली नोट्स बनाया करती थी। और जैसे मॉर्निंग टाइम हो गया, या जिस टाइम मेरा दिमाग बहुत एक्टिव रहता है, वो टाइम मैं रिवीजन के लिए देती थी। और कुछ टाइम ऐसा होता है जब इंसान को ऐसा थोड़ा पढ़ने का मन भी है, बट ऐसा लाइक बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, उस टाइम मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। तो लाइक ऐसा मैं वो करती थी कि मेरा टाइम भी ज्यादा वो ना हो, और उस हिसाब से मेरे क्वेश्चंस भी हो जाए, नोट्स भी बन जाए, और वो सारी चीजें हो जाए। तो ऐसा जो टाइम मुझे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं होता था, मैं सिर्फ नोट्स बनाती थी और मैं सिर्फ लिखती थी, मैं उसको ढंग से पढ़ती भी नहीं थी, बस हाँ मैं लिख रही हूँ कि बाद में आराम से पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बोला कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि जो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, थोड़ा पढ़ने का मन भी है, नहीं भी है, तो उस टाइम पे क्वेश्चन लगा लिए। ये बहुत अच्छी बात बोली वैसे आपने। ऐसे भी कर सकते क्योंकि हो बच्चे हाँ जो होते क्योंकि हैं। हम्म। हाँ क्योंकि पूरे दिन में ऐसा टाइम नहीं होता है कि हमको पूरे टाइम पढ़ने का मन करता ही रहे। मुश्किल से 2 घंटे ऐसे निकलते हैं जब हम एकदम फोकस होके पढ़ते हैं, बाकी टाइम ऐसा ही होता है कि हाँ पढ़ना है, बट थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो उस हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं अपना टाइम। बिल्कुल।
ओके, सो शैलजा, एक और चीज कि मतलब जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए, तो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन क्या आपको बाकी के एग्जाम्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े? लाइक प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ अलग से प्रिपेयर करना पड़ा, या फिर जैम की प्रिपरेशन के साथ ही आपका ऑलमोस्ट सबका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो गया? मैं तो ये कहूंगी कि जो जैम का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस कवर करता है। इट जस्ट हमको सिलेबस सेम ही होता है ऑलमोस्ट। डिफरेंस आता है क्वेश्चन पैटर्न पे कि किस चीज का टाइप के क्वेश्चन कौन सा एग्जाम बनाता है, तो उस पे फोकस करके ना हम उस हिसाब से रिवीजन कर सकते हैं। कुछ ऐसा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा तो मेरा है। और गैटपी में बस एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक है। जो आईटी जैम के लिए है मेनली क्वेश्चन उसमें से ही आते हैं। तो बस क्वेश्चन के पैटर्न को देखो कि कौन सा एग्जाम कैसा क्वेश्चन बना रहा है, उस हिसाब से रिवीजन करो तो आराम से एक ही सिलेबस से सब कुछ हो जाएगा। एंड ऑल्सो गैटबी में आप लोग को चॉइस भी मिलती है, लाइक अराउंड आप 40 क्वेश्चंस तक हाँ। सोच सकते हैं उसके अंदर, तो वो एक अच्छी हाँ, खासी आपको वहाँ पे प्लस चॉइस प्रॉफिट है। मिल रही है। हाँ, तो वो भी एक प्रॉफिट रहता है कि अगर आप जैसे एक दो यूनिट हैं, जैसे कुछ बायो प्रोसेसिंग, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बच्चे नहीं करते हैं, तो वो अगर आप स्किप भी करके जा रहे हो तब भी आप गैटबी में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इजीली, राइट? हाँ, उससे क्वेश्चन आते भी नहीं है ज्यादा। मोस्टली मैंने तो यही ऑब्जर्व किया कि इतने ज्यादा नहीं आते जितने अदर उससे आते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं शैलजा कि अगर कोई बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो सिर्फ ऐसा ना सोच के चले कि आप सिर्फ एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी, गैटबी, गेट एंड जैम एंड टिफर ऑल्सो, तो ये सभी एग्जाम्स की आपकी साइमल्टेनियस प्रिपरेशन चल रही है, राइट? हाँ, एक साथ सबकी हो जाती है। इवन मैं तो ये भी बोलूंगी कि इन फ्यूचर अगर सीएसआर देना है तो आधी से ज्यादा प्रिपरेशन उसके लिए भी हो जाती है अगर जैब में अच्छी तरीके से पढ़ा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सो शैलजा, आपको मतलब आपकी ये जो थ्रू आउट आपकी जर्नी रही है, लाइक आपने जैम के स्कोर के बेसिस पे ही यू हैव अप्लाइड इन आईएससी ऑल्सो। अभी हम इंटरव्यू के ऊपर भी आएंगे कि इंटरव्यू जो आपका रहा, तो मतलब अन अकेडमी का क्या रोल रहा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, आपके इंटरव्यू के टाइम पे, आपके एग्जाम के टाइम पे, मतलब किस तरीके से अन अकेडमी ने आपको हेल्प किया है? मैं तो यही बोलूंगी क्योंकि मैं मतलब जो हम ठीक है हम कुछ भी पढ़ते हैं अपने से पढ़ते हैं, बट जो एक हमको गाइडेंस मिलता है, जो एक हमको तरीका मिलता है कि हमको पढ़ना है, हमारी क्लासेस हमारी जो रेगुलरिटी आती है पढ़ने में, वो तो मैं तो यही बोलूंगी कि पूरा अन अकेडमी की वजह से ही है। क्योंकि वहीं डायरेक्ट हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मेरी मैं बोलूंगी जितना मैक्सिमम मैंने किया सिर्फ लाइव क्लासेस एंड पोस्ट के थ्रू ही किया है। मोस्टली वही होता था, खुद से इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी क्योंकि इतनी प्रैक्टिस क्लासेस में ही हो जाती है। तो बहुत ज्यादा। एंड इवन इंटरव्यूज के टाइम पे भी जहाँ भी डाउट आया प्रिपरेशन के लिए, उसमें भी लाइक पर्सनल ऐसा वो मिल जाता है हमें, गाइडेंस मिल जाती है कोई भी हर एक पॉइंट पे। मतलब ये होता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन से लेके सिलेक्शन तक का पूरा गाइडेंस मिल जाता है। ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हो गया तो बस खत्म हो गया, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक साथ रहता है। बिल्कुल, और उसके बाद में भी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो उसके बाद में भी आप लोग के साथ ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी बिल्कुल। जो भी एजुकेटर्स हैं आप सबसे कनेक्टेड रहते हैं, तो कभी भी इन फ्यूचर में भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो कनेक्ट कर ही लेता है कभी ना कभी। ओके, बिल्कुल। सो शैलजा, आपने मतलब आईएससी में इंटरव्यू के लिए मतलब क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके गए थे? मतलब क्या प्रिपेयर किया था आपने, क्या टॉपिक्स पढ़े थे, और क्या क्वेश्चंस आपसे वहां पे किए गए थे, किन टॉपिक्स में से बेसिकली क्वेश्चंस किए गए थे, ये एक बार बता दीजिए। सो बेसिकली जैसे मैंने तो अप्लाई किया था इंटीग्रेटेड पीएचडी में। सो इंटीग्रेटेड पीएचडी में तो ऐसा होता है कि तुमको अपना रिसर्च इंटरेस्ट पहले से पता होना चाहिए। एमएससी में इतना जरूरी नहीं है कि पता हो। उसमें ऐसा होता है कि तुम हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा ऐसा लाइक बेसिक क्लियर रख सकते हो, और उसका जो भी चीज पढ़ो उसका एनालिटिकल तुमको एप्लीकेशन आना चाहिए। मतलब टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ उसको रिलेट करके जो चीजें तुम पढ़ रहे हो वो चीजें आनी चाहिए। बट इंटीग्रेटेड पीएचडी में ऐसा है कि तुम्हारा रिसर्च इंटरेस्ट तुमको पता होता है, तुम उसके हिसाब से अपने रिसर्च के हिसाब से तुम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सकते हो। लाइक मैंने तो क्या किया था कि लाइक जो उससे रिलेटेड रिसर्च लाइक ऑन गोइंग लेटेस्ट रिसर्च थी, मैंने वो सारी चीजें थोड़ी देख ली थी कि क्या होता है क्या नहीं। लाइक मुझे पता होना चाहिए कि मैं जिस चीज में जा रही हूँ वो चीजें मुझे आती है या नहीं आती है। और इंटरव्यू में भी वो क्वेश्चन जो
होता है तुम्हारे, तुमसे ही पूछते हैं कि तुम कौन से सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, तुमको क्या आता है, हम उससे ही पूछेंगे। बट हाँ, जरूरी नहीं कि जो तुमने अपना सब्जेक्ट फेवरेट बताया है सिर्फ उससे ही क्वेश्चन आएंगे। उससे रिलेटेड जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने सब्जेक्ट बताया माइक्रोबायोलॉजी, बट उससे रिलेटेड मुझसे सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बट हाँ, क्वेश्चन रहेंगे पूरे बेसिक लेवल, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी एडवांस नहीं पूछते। बट हाँ, क्वेश्चन होते हैं एनालिटिकल, लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। तुम क्वेश्चन को लाइक बेसिक से एनालिटिकल पे उसको चेंज करता करते आना चाहिए, ये चीज जरूरी है। यस, और आई थिंक ये अगर आप उस तरीके से ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो आई थिंक वो करना आप लोग के लिए इजी हो जाता है। जैसे कि हम लोग मॉल बायो में काफी चीजें टेक्निक्स को सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके पढ़ाते हैं, कैंसर और ये सारी सिग्नलिंग वगैरह भी रिलेट करके हम पढ़ाते हैं, तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो हेल्प करता ही है, राइट? बहुत हेल्प करता है। और मैं तो ये भी बोलूंगी कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन वो पूछते हैं ना, उसके लिए हम जो एनालिटिकल क्वेश्चन हम जो सॉल्व करते हैं ना, हम उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो हमारा इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं ना, तो उससे हम अपना थोड़ा उस तरह से दिमाग लगाना सीख जाते हैं कि हाँ, हमारे पास ऐसा ऐसा डेटा आएगा तो हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो वो क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर हमको ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्व करने के लिए तो। बिल्कुल 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 ठीक कहा शैलजा। तो शैलजा, जो अभी इस बार वाले हमारे 2025 वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहोगे कि भाई ये टिप तो तुम मान लो तो तुम्हारा एग्जाम इस बार क्रैक हो ही जाएगा, वो भी बहुत अच्छी रैंक के साथ? ओके, सो सबसे पहले टिप तो मैं ये देना चाहूंगी कि कभी भी ऐसा सोच के हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना चाहिए कि हाँ, हम एग्जाम देंगे, मेरा लाइक अच्छा डिसेंट सा नंबर आ जाएगा और हमको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। ऐसा गोल लेके तो बिल्कुल चलना ही नहीं चाहिए। एक पर्टिकुलर गोल तुम डिसाइड कर लो कि हाँ, मुझे लाइक ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये पूरा हमको कोशिश करना है कि मेरे से कुछ भी गलती ना हो। हम पढ़ रहे हैं तो मुझे ये इतने स्कोर लाना ही है। ये मत सोचो कि मुझे ऐसा डिसेंट सा पास जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए। एक पर्टिकुलर कॉलेज का ड्रीम बना लो कि हाँ, मुझे इसके लिए प्रैक्टिस करनी है, इतना प्रैक्टिस करनी ही है। और उस चीज को मैं तो यही बोलूंगी, उसको लिख के रख लो, उसको डेली देखो कि ये मेरा सपना है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी ही है। और ऐसा मत सोच लो कि हाँ, इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई ना कोई एग्जाम तो निकल ही जाएगा। नहीं, एकदम उसके लिए पहले फोकस हो जाओ, उसके लिए मेहनत करो, अच्छे से करो। और खुद पे भरोसा रखो कि हाँ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फल मिलेगा, एग्जाम क्लियर होगा। और फिर दूसरा ये है कि नोट्स बनाओ, और जितना ज्यादा हो सके रिवीजन और क्वेश्चन क्वेश्चन तो इतने प्रैक्टिस करो ना कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखो तो ऐसा लगे कि हाँ, ऐसा सिमिलर तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ऐसा होना चाहिए। राइट। ऐसा होता है कि एग्जाम देकर आप लोग आते हो तो काफी चीजें ऐसा मुझे सुनने को भी मिलती हैं कि मैम वो हमने प्रैक्टिस किया था उसी में से काफी सारे क्वेश्चंस आ गए। तो बिल्कुल ये चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको मतलब कि एग्जाम में जब जाओगे तो ऐसा लगेगा यार ऐसा क्वेश्चन तो अपने पहले किए हुए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है। बट कई बच्चे वहां पे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वहां पे गलत भी कर आ जाते हैं, तो वो चीज भी अवॉइड करनी है एट द सेम टाइम कि कई वो बच्चों चीजें को। तो बिल्कुल उसके लिए तो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा मॉक टेस्ट हो सके वो भी हमको बहुत ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि और हाँ, मॉक टेस्ट अनअकैडमी पे भी जो करते हैं उससे भी बहुत ज्यादा मैंने तो दिया था कि लाइक दो तीन जो मॉक टेस्ट हुए थे वो मैंने दिया था, उससे मेरा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था कि मैं हाँ कर सकते हैं। वो चीजें बिल्कुल करनी चाहिए कि मॉक टेस्ट भी बहुत जरूरी होता है। उससे हमको ये पता चलता है कि रियल टाइम में जब हमारे पास ऐसे लिमिटेड टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, तो हम वैसे मोमेंट पे कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड ऑल्सो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी पता लग जाती है कि आप 2 से 3 मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको एक स्ट्रैटेजी पता लग जाती है कि हाँ, मुझे एग्जाम में भी इसी पैटर्न में जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि कई बच्चों का होता है हाँ, पहले एनएससी करते हैं या एमएसक्यू करते हैं या एमसीक्यूज करते हैं, तो आपको एक पैटर्न पता लग गया वहां पे, वो मॉक टेस्ट में आपने उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देख लिया बेसिकली। हाँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से और हमारे पास नॉलेज है इससे जरूरी नहीं कि हम एग्जाम में भी उतना ही वो कर पाए। एग्जाम में स्ट्रेटजी हर चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। राइट। तो और वो सारी चीजें शैलजा, हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स दी हैं अपने बच्चों को, एंड आई एम श्योर सारे बच्चे जो है ना काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए होंगे
आपसे इतने मोटिवेटेड जो वर्ड्स हैं वो सुन करके, एंड होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। एंड थैंक यू सो मच शैलजा फॉर ज्वाइनिंग, एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन, आपने हम सबको बहुत प्राउड फील करवाया है, क्योंकि एक आपका जो बैक मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा कि आपने जॉब्स करी, देन यू मेट एन एक्सीडेंट, देन उसके बाद में सारी चीजें, फिर उसके बाद वापस से स्टडीज पे आना, एक जॉब वाली चीज में आने के बाद में वापस से पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बट आपने बहुत अच्छे से फोकस होके सारी चीजों को मैनेज करा, और ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जो बाकी के बच्चे हैं जो आई थिंक ये वीडियो देख रहे होंगे, वो मोटिवेट होंगे और अपना फोकस जो है, जैसा आपने बोला कि एक ड्रीम कॉलेज बना लो, उसके ऊपर अपना फोकस जो है पूरा अच्छे से करेंगे, और उसी के लिए अपनी पूरी प्रिपरेशन करेंगे, अपना टाइम पूरा उसी को डिवोट करेंगे, राइट? बिल्कुल। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी बच्चों के लिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक एक एग्जाम देके आए, उसके बाद बहुत सारे मैंने तो बच्चों को बोलते हुए सुना है लाइक हम डिप्रेस हो गए, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा बहुत बार होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ भी फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो मेहनत की है ना, ठीक है, एक एग्जाम में कुछ नहीं हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी नॉलेज जितनी हमारे पास है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम हो गया, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा बच्चे फील करने लगते हैं, पढ़ते पढ़ते ऐसा उनको लगता है कि बस हम्म। पढ़ते ही जा रहे हैं, 2 महीने 4 महीने 5 महीने कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है, बस यही है कि अपना जो ड्रीम है उसको देखो, उससे डेली मोटिवेट हो और उसके लिए बस मेहनत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you so much, Shalja, for joining, and congratulations and all the best for your future. थैंक यू सो मच।